गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम उड़ान पब्लिक स्कूल। और हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि पालमपुर गांव में क्या सिचुएशंस हैं, वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट हैं, कितने पॉपुलेशन वहाँ की है, कौन कौन से वहाँ पर प्रोडक्शन के कार्य होते हैं। और हमने पढ़े थे प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा था कि प्रोडक्शन के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, 3 रिक्वायरमेंट होती है, लैंड, लेबर और कैपिटल। ये सभी पढ़ने के बाद में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए थे। अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड इज़ फिक्स्ड। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production of the farms. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. हमने पढ़ा था कि पालमपुर में मेन प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है या उत्पादन का जो मेन कार्य है वो क्या होता है, खेती करना या कृषि करना। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, अच्छा खेती करना वहाँ का मेन प्रोडक्शन वर्क वहाँ पर फार्मिंग है, और वहाँ पर 75% पीपल जो है वह क्या करते हैं, वह पूरी तरह से अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। या तो उनके खुद के खेतों में वे काम करते हैं या फिर वे किसी और के खेतों में जाकर कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि खेती के कार्य में एक प्रॉब्लम क्या है कि लैंड इज़ फिक्स्ड, मतलब खेती की जो कृषि भूमि है वो फिक्स है, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट, खेती की जो भूमि है उसमें कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन एन एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। 1960 में पालमपुर में खेती का जो कृषि भूमि है उसमें विस्तार किया गया था। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। और उस टाइम पर जो भूमि वेस्ट पड़ी थी, जो बची हुई भूमि थी, उसे भी कृषि योग्य भूमि में क्या कर लिया था, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। वहाँ पर उस समय तक जितनी भूमि का विस्तार हुआ था उसके बाद आज तक कोई कृषि भूमि में कोई किसी तरह का विस्तार नहीं हुआ है। भूमि क्या है वहाँ पर फिक्स है, उससे ज़्यादा वहाँ पर कृषि भूमि नहीं बढ़ी हुई है। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब कृषि भूमि में हमने देखा कि कृषि भूमि जो है वो फिक्स है, जो लैंड है वो फिक्स है, उसमें कोई भी ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है। लेकिन क्या उतनी ही कृषि भूमि में हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमें समय के साथ साथ चेंज होना है या हमें ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अगर भूमि फिक्स है, उसमें कोई विस्तार नहीं हो रहा है, तो हमें हमारी एक्टिविटी जो है उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हम उस फिक्स भूमि से उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो उसके कुछ तरीकों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, पालमपुर वुड रिसेंबल्स अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। वहाँ पर जिस प्रकार की खेती की जाती है और जिस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, उससे क्या लगता है कि पालमपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के या यूपी के वेस्टर्न पार्ट के जो विलेजेस हैं उससे रिसेंबल करता है, मतलब मिलता जुलता है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में जितनी भी भूमि है वो सारी कल्टिवेबल है, वहाँ पर खेती की जा सकती है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, और उसके अलावा कोई भी लैंड नहीं बचा हुआ है, कोई भूमि नहीं बची है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। बारिश के मौसम में वहाँ पर किसान क्या उगाते हैं, ज्वार और बाजरा उगाते हैं। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज अ कैटल फीड, और उन प्लांट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, पशुओं के आहार में, पशुओं के चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अच्छा, उन्होंने बारिश के मौसम में तो बाजरा और ज्वार की खेती कर ली, उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में वो क्या बो देते हैं, वहाँ पर पोटैटो, आलू बो देते हैं। इन द विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विथ वीट, और जैसे ही विंटर सीजन आती है, ठंड का मौसम आता है, तो वो कौन सी क्रॉप बो देते हैं, वीट की, गेहूँ की फसल बो देते हैं। फ्रॉम द वीट
produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। अब जितनी भी वहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है, गेहूँ का जितना उत्पादन होता है, तो उसमें से कुछ गेहूँ किसान अपने और अपने परिवार के खाने के लिए रख लेता है और बचा हुआ गेहूँ रायगंज की मंडी में क्या कर देते हैं, वो बेच देते हैं। A part of the land area is also devoted to sugar cane, which is harvested once every year. Sugar canes in its raw form or as jaggery is sold to traders in शाहपुरा। अब गेहूँ की खेती के अलावा वहाँ पर भूमि का कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पर सिर्फ शुगर कैन या गन्ना जो है वो उगाया जाता है। अब गन्ने की जो फसल है वो पूरी 1 साल की आती है, वो 1 साल में 1 बार काटी जाती है और उस शुगर कैन से या तो गेहूँ या तो गुड़ बनाया जाता है या फिर उस शुगर कैन को ही कहाँ पर शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year is Palampur is due to the well developed system of irrigation। अब हमने देखा कि पालमपुर में किसान क्या कर रहे हैं, बारिश के मौसम में ज्वार बाजरा उगा रहे हैं, उसके बाद में पोटैटो की फसल, आलू की फसल उगाते हैं, उसके बाद में वे गेहूं की फसल भी ले लेते हैं और कुछ हिस्से में वो शुगर कैन या गन्ने की भी खेती कर लेते हैं। तो वे अलग अलग मौसम में इतने या पूरे साल भर में 3 से 4 तरह की फसल ले लेते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, तो सिंचाई का एक वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट है ना। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। अब पालमपुर में क्या है कि बिजली जो है वो बहुत पहले से आ चुकी है, बहुत पहले से ही वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर बिजली का उपयोग करने लगे हैं। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और बिजली आने का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ा, वहाँ पर सिंचाई करने के तरीकों पर। Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. पहले क्या होता था, वहाँ पर पारंपरिक तरीक़ों से सिंचाई की जाती थी, जिसमें से किसी भी व्हील की या किसी भी पहिए की सहायता से कुएं के अंदर से पानी खींचा जाता था और उसे खेतों में छोड़ा जाता था। तो उसकी वजह से क्या होता था, खेत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही या छोटे से पार्ट में ही क्या हो सकती थी, सिंचाई हो सकती थी। लेकिन जब वहाँ पर बिजली आ गई तो किसानों ने देखा कि बिजली की हेल्प से जो ट्यूबवेल्स चलते हैं, उन ट्यूबवेल्स से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा खेती या बहुत ज़्यादा भूमि की सिंचाई की जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया, ट्यूबवेल्स लगाने स्टार्ट किए। सबसे पहले उस गांव में बहुत कम ट्यूबवेल्स थे, फिर कुछ ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट ने लगवाए और मिड 1970s मतलब 1970s आते आते लगभग सभी किसानों के खेतों में क्या हो गए थे, ट्यूबवेल्स हो गए थे और वे ट्यूबवेल की हेल्प से सिंचाई करने लगे थे। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. अब जैसा हमने देखा कि पालमपुर में किसान एक साल में बहुत अलग अलग तरीके की फसल उगाते हैं, तो इस प्रकार एक साल में या 1 ईयर में अलग अलग सीज़न में अलग अलग फसल उगाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल मतलब अलग अलग बहुत तरह की, और क्रॉपिंग मतलब फसलें, मतलब अलग अलग समय पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को क्या कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। और एक ही कृषि भूमि पर ज़्यादा उत्पादन करने की या प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की, उत्पादन को बढ़ाने की एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक से ज़्यादा फसल उगाकर हम उतनी ही कृषि भूमि पर ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potatoes as the third crop in the past 15 or to 20 years. हम पालमपुर में अधिकतर किसान तो मेनली 2 क्रॉप बोते थे, लेकिन कुछ किसान अब थर्ड क्रॉप के फॉर्म में या तीसरी फसल के रूप में आलू को भी उगाने लगे हैं। You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. अब हमने जब स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा था कि लैंड फिक्स होता है, कृषि भूमि में कोई विस्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें क्या करना है, उस कृषि भूमि में जो कि फिक्स है उसमें
हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, उत्पादन को बढ़ाना है। तो उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका हमने क्या देखा, मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक से ज़्यादा फसल उगाकर हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। अब दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए या उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। Yield is measured as a crop produced on a given piece of land during a single season। अब yield क्या होता है कि एक सिंगल सीजन में किसी एक पीस ऑफ लैंड से, मतलब भूमि के किसी एक टुकड़े से, ज़मीन के किसी एक टुकड़े से कितना अनाज या कितनी क्रॉप हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उत्पादन कर पा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, वहाँ की yield कहा जाता है। Till the mid-1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields। अब 1960s तक क्या था, वहाँ पर जो पारंपरिक ट्रेडिशनल वंस, मतलब जो पारंपरिक तरीक़ों से खेती की जाती थी, पारंपरिक तरीक़ों से खेती की जाती थी मतलब वहाँ पर जो किसान जो उत्पादन करते थे या जो बीज वो उगाते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने गेहूँ की खेती करी और उन्होंने गेहूँ उगाया, तो गेहूँ में से कुछ गेहूँ वो उनके खाने के लिए रख लेते थे, कुछ गेहूँ वो मंडी में बेच आते थे, और उसी में से कुछ गेहूँ का हिस्सा वो रख लेते थे अगली सीज़न में वापस से उसे बोने के लिए। मतलब क्या कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल सीड्स, उन्हीं के जो गेहूँ है उसी को वह सीड के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, फार्मर्स यूज्ड cow dung and other natural manures as a fertilizer। All these were rapidly available with the farmers who did not have to buy them। अब उन्होंने गेहूँ बोया या कोई सा भी बीज बोया, तो उस बीज में जो सिंचाई है या जो पानी की आवश्यकता है वो कम लगती थी, बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती थी। उसके अलावा बहुत सारे कीटनाशकों या उर्वरकों की भी आवश्यकता नहीं होती थी। सिर्फ वे पारंपरिक खाद, मतलब जो गाय के गोबर से जो खाद बनाया जाता है उसी, या जो फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं उसी को वो अपनी फसल में डाल लेते थे और पारंपरिक तरीके से खेती करते थे। दैट मीन्स उनको बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती थी दूसरा सामान लाने में। लेकिन इससे क्या होता था कि उत्पादन भी बहुत कम होता था। पारंपरिक तरीके से खेती तो वे करते थे, लेकिन उससे उत्पादन बहुत ही कम होता था। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties of seeds। अब जैसे ही 1960 के एंड में ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति आई मतलब क्या कि खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा, खेती में नए नए टेक्निक्स को यूज़ किया जाने लगा, है ना। तो उसमें क्या हुआ, अब किसान क्या यूज़ करने लग गए थे, HYV सीड्स यूज़ करने लग गए थे। HYV सीड्स मतलब क्या होता है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, मतलब ऐसे बीज जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा यील्ड मिलती है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा मिलती है उत्पादन की। ये कुछ सीड्स होते हैं वे साइंटिस्ट के द्वारा क्या करके बनाए जाते हैं मॉडिफिकेशन करके बहुत अच्छी अपन हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज जो है वो बनाए जाते हैं। और उन बीज से क्या होता है कि जो पारंपरिक बीज होते हैं उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा तक प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो अब किसानों ने क्या कर दिया था, गेहूँ और चावल के HYV सीड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे बीज जिससे कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। Compared to the traditional seed, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant। अब जैसे ही उन्होंने ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ करना बंद किया और मॉडर्न जो हाई क्वालिटी के सीड्स हैं HYV सीड्स हैं उनको जैसे ही यूज़ करना स्टार्ट किया, तो उसी कृषि भूमि में वे बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लगे, क्योंकि इससे एक ही प्लांट से बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्हें अनाज मिलने लगा। As a result, the same piece of land would now produce for larger quantities of food grains than was possible earlier। अब जैसे ही वे अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज़ करने लगे तो क्या फ़ायदा हुआ कि कृषि भूमि तो वही है जहाँ पर वे पहले खेती करते थे, अभी भी वही खेती कर रहे हैं, लेकिन न्यू टेक्निक्स यूज़ करने से क्या हुआ कि वहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। जितना अनाज, जितना गेहूँ या जितना चावल वे पहले उगाते थे, अब वे उससे कई ज़्यादा मात्रा में, कई गुना ज़्यादा गेहूँ चावल उगाने लगे थे। HYV seeds, however, needed plenty of water and chemical fertilizers
and pesticides to produce best results. Higher yields were possible only from the combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. अब क्या हुआ कि जो किसान थे या जो फार्मर्स थे वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स तो यूज़ करने लगे, लेकिन उसके साथ उनके पास में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी, मतलब कुछ परेशानियाँ भी थी. क्या परेशानियाँ थी कि जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं उन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो उन्हें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता थी. उसके बाद उन्हें केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता थी, मतलब उसमें उन्हें समय समय पर केमिकल वाले खाद को या उर्वरकों का जो है उपयोग वहाँ पर करना पड़ता था. तो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. इंडिया में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न जो खेती की जो नई टेक्निक्स हैं इसको यूज़ किया. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. वहाँ के किसानों ने क्या किया कि वहाँ पर ट्यूबवेल्स को सबसे पहले वहाँ के किसानों ने अपने खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, HYV सीड्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को अपने खेतों में वे यूज़ करने लगे. Some of them bought farm machinery like tractors and threshers which made plugging and harvesting faster. They were rewarded with high yield of wheat. और कुछ किसान क्या करने लगे, उन्होंने नई नई मशीन्स को परचेस किया, नई नई मशीन खरीदी, जैसे ट्रैक्टर हो गए, थ्रेशर हो गए, प्लगिंग मतलब हल हो गए. तो इससे क्या होता कि उनका काम और ज़्यादा फास्ट हो गया. जो काम वो हाथों से करते थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन न्यू टेक्निक्स को यूज़ किया उन्होंने और नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स को यूज़ करके उन्होंने अपना काम जो है वो आसान कर लिया, और जो यील्ड थी, जो उत्पादन था, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया. In Palampur, the yield of wheat grown from traditional variety was 1300 kg per hectare. अच्छा, अब जो पालमपुर है उस गांव में जब पारंपरिक तरीके से या पुराने तरीक़ों से खेती होती थी तो वहाँ पर कितना उत्पादन होता था, 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर. लेकिन जब उन्होंने HYV सीड का यूज़ किया, द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर. और जब उन्होंने न्यू टेक्निक का यूज़ करने लगे तो क्या हो गई वहाँ की यील्ड, 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर. देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. अब वहाँ के गेहूँ के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट. अब पहले क्या होता था कि जितना गेहूँ उनके पास आता था उसमें से वो कुछ खाने के लिए रख लेते थे, कुछ बीजों के लिए रख लेते थे, और मार्केट में सेल करने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ सीड जो है बीज है या गेहूँ है उनके पास बचता था. लेकिन अब उनके पास मार्केट में सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा गेहूँ का जो अमाउंट है वो बचने लगा था. विल द लैंड सस्टेन? Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. Scientists' reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource space. अब जैसे ही हम नई टेक्निक्स को यूज़ करने लगे खेती में, नए नए बीजों को यूज़ करने लगे, सिंचाई बहुत ज़्यादा करने लगे, नए फर्टिलाइज़र्स को और केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने लगे, तो इससे क्या हुआ कि इसका एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा लैंड पर, ज़मीन पर या भूमि पर. मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट मतलब इसका दुष्प्रभाव हुआ, क्योंकि खेती जो भूमि है वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है, एक प्राकृतिक संसाधन है. और प्राकृतिक संसाधन का यूज़ जब हम एक लिमिट में लेकर करते हैं, लिमिट में रहकर करते हैं, तो वह बहुत सही है. लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उस संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या उस नेचुरल रिसोर्स का जो जब ओवर यूज़ बढ़ जाता है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. कैसे? जैसे इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसे ही हरित क्रांति आई, अच्छी क्वालिटी के बीज यूज़ करने लगे हम, उसमें बहुत सारे नए नए फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने लगे, तो उससे क्या हुआ कि जो खेती की जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई. कैसे ख़त्म हो गई? क्योंकि उसमें समय समय पर इतने केमिकल्स का यूज़ हुआ कि उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी थी वो क्या हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई.
Also, continuous use of groundwater for tube-well irrigation has led to the depletion of the water tables. अब उसके बाद में क्या हुआ कि हमने देखा था कि जब हम हाई क्वालिटी वाले सीड्स को यूज़ करते हैं तो उसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सिंचाई करने के लिए बहुत सारे ट्यूबवेल्स बना लिए गए, बहुत सारे ट्यूबवेल्स खोद दिए गए ज़मीन में। तो बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स होने के कारण जो ज़मीन का जो वाटर लेवल था, जो जल स्तर था, वो बहुत नीचे चला गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर का जो है यूज़ कर लिया गया उस ज़मीन में से। तो वहाँ का वाटर लेवल क्या हो गया, बहुत कम हो गया। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. अब जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, मतलब भूमि का जो जल हो गया, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता हो गई, ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बनने में काफ़ी ईयर लग जाते हैं, बहुत वर्ष लग जाते हैं। तो और अगर एक बार अगर वो पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ पर उनको रीस्टोर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है फिर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि हमने जो प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन की जो दो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्या क्या, एक तो लैंड हो गया और एक लेबर हो गया। तो हमने लैंड पढ़ लिया है। इसके बाद में जो लेबर है मतलब श्रम, और उसमें पूंजी कहाँ से लगती है, मतलब कैपिटल कहाँ से आता है उसमें लगने के लिए। इसके अलावा और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, मतलब खेती तो है ही सही एक प्रोडक्शन की प्रोसेस, लेकिन खेती के अलावा भी और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, आय के वहाँ पर क्या क्या साधन है पालमपुर गांव में, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।